अब कहानी है कि हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्जेस वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सही है। और इसके अंदर हमने जो चीज़ें देखनी है वो हमारे पास है। हमने बेसिकली इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। और या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर बाद में आएगी, उससे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। सही है। और उससे भी पहले हमारे पास चार्जेस। राइट। सही है। तो चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसके बाद जो है वो इनके ग्राफ्स। सही है। और फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्राफ्स। सही है। सो इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमारे पास पूरा का पूरा, पूरी की पूरी यही चीज़ है। राइट। अब ये चैप्टर जो है, अगर आप इस चैप्टर के कंटेंट्स देखो, तो इस चैप्टर के कंटेंट तकरीबन जो है वो आपको उसके जैसे लगेंगे, क्या बोलते हैं अपना, ग्रेविटेशनल फील्ड के जैसे लग रहे होंगे। राइट। और लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से है कि ये बेसिकली ग्रेविटेशन, अगर मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखो तो मोर और लेस फार्मूलाज और ये सब चीज़ें सेम है, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, ये जो इसकी आप कह लो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट है हमारे पास। सही है। तो ये हमारे पास जो है ना इसके अंदर एक टेंशन है। अब हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर मसला है ना, वो थोड़ा सा ग्रेविटेशन से ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि एक तो इसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों साथ साथ आती है, तो उसको थोड़ा सा डील करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसकी ना थोड़ी सी डिफिकल्टी हाई होती है। सही है। सो ये थोड़ा सा चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट होता है। सही हो गया। तो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सही है। इसके ग्राफ्स थोड़े से मुश्किल होते हैं। ग्राफ्स थोड़े से मुश्किल होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर तो आप समझ ले तो आपको कोई मसला नहीं होगा। सही है। सो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर आप पेपर के रिस्पेक्ट से बात करो तो ऑल दो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब लाइक 5 to 7 मार्क्स तक आता है, या 6 to 8 मार्क्स तक ले जाते हैं। 6 to 8 मार्क्स तक ये जो है ना पेपर में आता है। सही है। और कभी कभार जो है ना ये स्किप भी कर देते हैं, मतलब जितनी इंपॉर्टेंस ग्रेविटेशन की है उसके इसमें इतनी ज़्यादा मतलब रिपीटेशन में ये नहीं आता। राइट। इसके कॉन्सेप्ट या इसकी कैलकुलेशन ग्रेविटेशन के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन ये डिफिकल्टी वाइज थोड़ा सा ज़्यादा। इस वजह से लगता है कि बच्चे जो है ना उसको समझ नहीं पाते सही से, और उसकी समझ ना समझने की वजह ये है कि वो जो है मतलब उसको प्रॉपरली डील नहीं कर रहे होते चार्जेस को। राइट। तो खैर ये तो मैंने पेपर के रिस्पेक्ट से इसकी कुछ बातें की। सो आ जाओ कुछ चार्जेस को जो है ना, सबसे पहले तो चार्जेस को समझते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, और उसके बाद जो है फिर आगे लेके बात करेंगे। सही है? तो हमारे पास जो है वो चार्ज। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से, और फिर आप उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ते हो। और फिर उसके बाद एएस के अंदर ये चैप्टर पहले ज़माने में था, बट 2020 21 में, 21 में या 20 में आई थिंक, बल्कि 21 में उन्होंने ये चैप्टर निकाल दिया एएस से। अब वो पूरा का पूरा ए टू के अंदर आ गया। पहले कुछ पोर्शन एएस के अंदर था और कुछ ए टू के अंदर था। अब वो एएस वाला पोर्शन भी ए टू के अंदर डाल दिया, और ए टू का जो पुराना पोर्शन था वो भी ए टू के अंदर ही है। राइट। तो ये चक्कर है। तो खैर, तो अब आपने जो बेसिकली ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था, अब उसकी कंटिन्यूएशन वो यहाँ पे आएगी। राइट। तो अब हमने जो है ना सबसे पहले तो चार्जेस देखना है, चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं। सही। तो चार्जेस के बारे में हम कहते हैं कि दे आर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी। सही है। जैसे कि मास होता है,
उसी तरह से चार्ज भी होता है, राइट। कुछ बॉडी ऐसी होती हैं कि उन पे चार्ज पॉजिटिव का होता है, कुछ बॉडी ऐसी होती हैं कि उन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और कुछ बॉडी ऐसी होती हैं कि जिन पे चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, राइट। सो अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें कैसे पता कि चार्ज सिर्फ पॉजिटिव ही होता है और सिर्फ नेगेटिव ही होता है, क्योंकि आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा चार्ज, किसी साइंटिस्ट ने भी नहीं देखा चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव को, राइट। तो बेसिकली हम उसके इफेक्ट को मानते हैं। चार्ज हमने चार्ज, जैसा जिस तरह से हमने ग्रेविटी नहीं देखी, राइट। तुमने ग्रेविटी नहीं देखी, मैंने ग्रेविटी नहीं देखी, किसी किसी साइंटिस्ट ने ग्रेविटी नहीं देखी, राइट। लेकिन हम उसके इफेक्ट को मेजर करते हैं कि कितनी ज्यादा तेजी से, कितनी ज्यादा फोर्स से कोई भी प्लेनेट, कोई भी मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज द ग्रेविटी, राइट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दिस इज नॉट द एक्चुअल ग्रेविटी। हमें हमें नहीं पता कि ग्रेविटी किस तरह से होती है। हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील इट, राइट। तो सिमिलरली चार्जेस का भी यही कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव या नेगेटिव किसी ने देखा नहीं है, बल्कि हमने उनके इफेक्ट को फील किया है। सही है। हमने क्या किया, हमने किसी बॉडी को जो है ना, हम बेसिकली क्या होता था पहले, जो है ना, कुछ लोग थे, उन्होंने जब एक दो बॉडी को रब किया आपस में, तो वो कुछ आपस में अट्रैक्ट हो रही थी, कुछ आपस में रिपेल हो रही थी। फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा बॉडीज पे किया, सही है, मेटल्स पे किया, नॉन मेटल्स पे किया। सो मेटल के ऊपर जब वो मेटल बॉडी को रब करते थे तो उस पर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता था, राइट। नॉन मेटेलिक बॉडीज जो होती थी उन पे चार्ज स्टोर हो जाता था, चार्ज बाय फ्रिक्शन, राइट। तो इस तरीके से जो है ना, और फिर जब चार्ज किसी बॉडी पे स्टोर हो रहा था, तो उसका बिहेवियर उन्होंने देखा। तो उसका उनको दो टाइप का बिहेवियर मिला, या तो जिन दो बॉडी पे चार्जेस थे, वो दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, या जिन दो बॉडी पे चार्जेस थे वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, राइट। अच्छा जी, ओके, यहाँ तक तो समझ में आता है कि भाई चूंकि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के जो है हमें बिहेवियर मिले, तो इस वजह से हमने कहा कि ओके, देयर शुड बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, राइट। कि अगर तो तुम्हारे पास दो अलग अलग चार्जेस हैं तो उनका बिहेवियर कुछ और होगा, और अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो उनका बिहेवियर कुछ और होगा, राइट। लेकिन अब मसला ये है कि हमें कैसे पता चलेगा, या हमें कैसे पता चला कि भाई जो सेम चार्जेस हैं या जो लाइक चार्जेस हैं उनका बिहेवियर क्या होगा, और जो अनलाइक चार्जेस हैं उनका बिहेवियर क्या होगा। मतलब हमें ये नहीं दिख रहा कि किसी बॉडी पे कौन सा चार्जेस हो रहा है, राइट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस बॉडी पे क्या क्या हो रहा है, राइट। तो उसके लिए बेसिकली वो साइंटिस्ट क्या करते थे कि साइंटिस्ट को ये पता था कि भाई अगर मैं कोई भी एक टाइप की बॉडी लूं, सही, कोई भी एक टाइप की बॉडी लूं और उसको मैं रब करूं, तो उस पे किसी भी एक टाइप का चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब वो हमें नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट। और फिर अगर उसी टाइप की एक और बॉडी लूं, सही है, और उसको मैं रब करूं, तो उस पे भी उसी टाइप का चार्ज स्टोर होना चाहिए जो पहली बॉडी पे, क्योंकि दोनों की टाइप सेम है, राइट। और फिर जब मैं उन दोनों को आपस में लाऊंगा तो जो बिहेवियर मुझे शो होगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि जो लाइक चार्जेस हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे, और उसके उसके अगर उसके अलावा होंगे, यानी अनलाइक चार्ज होंगे, तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे, हमें उससे ये भी पता चल जाएगा, राइट। आप समझ लो, जैसे कि आप कोई फर्ड ले लो, सही है, और उसके ऊपर जो है ना चार्ज स्टोर करो, या कोई हेयर बाल ले लो, सही, उस पर चार्ज स्टोर करो, दूसरे बाल ले लो, उस पर चार्ज स्टोर करो, दोनों को एक दूसरे के साथ देखो क्या इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो अगर दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं या दोनों रिपेल कर रहे हैं, क्या क्या आपको वो मिल रहा है, राइट। सो जब साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें देखी तो उनको ये पता चला कि भाई देर आर ओनली टू टाइप ऑफ बिहेवियर और टू टाइप ऑफ इफेक्ट जब आपके पास चार्जेस बॉडी पे स्टोर होते हैं। और वो इफेक्ट से हमें ये पता चल गया कि भाई हमारे पास देर शुड बी टू टाइप ऑफ चार्जेस, सही है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास चार्ज होने वाले हैं वो हमारे पास दो टाइप के होने वाले हैं, सही है। हमने कहा कि भाई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा और हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा, सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना दो टाइप के चार्ज हो गए। और ये दो टाइप के चार्ज कैसे पता चले, क्योंकि हमारे पास जो सेम बॉडी पे जो चार्जेस हमने स्टोर किए थे उनके हमें अलग अलग बिहेवियर मिल रहे थे, राइट। अच्छा जनाब, क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे अगर हम लेके चलें कि इन चार्जेस की क्या वैल्यूज हो सकती है, राइट। तो उसके लिए भी साइंटिस्ट ने फिर एक्सपेरिमेंट किए और उनको पता चला
मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक हमारे सिलेबस में था पहले, अब नहीं है। तो उससे हमें ये पता चला कि भाई हमारे पास इन चार्जेस की ये वैल्यूज होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 1.602 exponent negative 19, right? And since the charge measured in coulomb, right? तो coulomb represented by C, और नेगेटिव, अच्छा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू होगी वो -1.602 एक्सपोनेंट -19, राइट? कूलम, सही है। अच्छा, चार्ज याद रखना है स्केलर क्वांटिटी, प्लस माइनस की वजह से वेक्टर मत कह देना, राइट? स्केलर क्वांटिटी, राइट, और मेजर इन कूलम्स, सही, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ओके। अच्छा जनाब, अब ये वैल्यू किस तरह से आई, अभी फिलहाल हम इसको नहीं देखते हैं। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है ना, अगर आप उसकी डिटेल पढ़ना चाहो तो आपको वहां पे मिल जाएगी, सही है, कि 1.602 किस तरह से आई। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि अगर तो आप किसी भी बॉडी पे चार्ज स्टोर करो, सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट अ बॉडी कैन एवर एग्जिस्ट, राइट? और इससे ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, राइट? तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू में पता चल गई। अच्छा, अगर तो मैं ये देखना चाहूँ कि भाई मेरे पास नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज की वैल्यू, एक पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू, राइट? अच्छा, चार्जेस जो है ना उनके कुछ रूल होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं। चार्जेस ऐसी खाली पीली में नहीं एक्ट कर रहे होते हैं, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होती है, हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले, सही है? वो काम भी आएंगे आगे। सही है। अच्छा, पहली चीज हम कहते हैं कि हमारे पास जो चार्जेस है ना, वो चार्जेस हमारे पास क्वांटाइज्ड है। क्या मतलब है क्वांटाइज का? पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझ भी लेंगे। तो अच्छा जनाब, सो हमने कहा कि भाई हमारे पास चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, राइट? अच्छा जी, क्या मतलब है क्वांटाइज का, इसको समझते हैं। देखो देखो, सीन ये कि हमारे पास जो चार्ज है वो आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई ऐसे नहीं एक्ट करता, राइट? चार्जेस जो है वो अपने इंटीजर मल्टीपल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, राइट? मतलब यहाँ पे अंग्रेजी भी लिख लेते हैं, अच्छी उर्दू में समझा दिए। चार्जेस exist in their integer multiple value। मतलब क्या है? मतलब ये let's say this is the smallest charge that can be stored on any body, right? The next possible charge that the body can store is two times of this value, right? Two times of this value. Clear? So this is the next possible charge। इसके बीच में कोई भी चार्ज की वैल्यू होगी ना, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, ये जब टू टाइम्स से तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे विल गेट 3.2040, सही है, एक्सपोनेंट -19, राइट? सो दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज दैट अ बॉडी कैन स्टोर, राइट? इसके बीच में यानी 1.6 से लेकर 3.2 के बीच में कोई भी वैल्यू जो है ना वो चार्ज की एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट? तो इसका ये मतलब होता है कि चार्जेस आर क्वांटाइज, सही है। अच्छा जनाब, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, दूसरा रूल, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो
चार्जेस हैं वो बेसिकली उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज जो है ना वो फ्लो करते हैं मेनली। सही है। ओनली नेगेटिव चार्ज फ्लो। सही है। अच्छा देखो ये पोर्शन जो है ना ये सॉर्ट ऑफ ओ लेवल्स का है। ये मैं यहाँ से ए लेवल्स पे लाने लगा हूँ। सही, सो टेंशन नहीं लेना। इसमें से कुछ चीजें ए लेवल्स के अंदर भी यूज होंगी। ये दो चीजें हो गई। अच्छा जी, तीसरी चीज कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं ना वो हमारे पास कंजर्व होते हैं। सही है। तो हम ये लिखते हैं कि भाई हमारे पास तीसरा रूल जो है, चार्जेस आर कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। सही हो गया। सो हमारे पास चार्जेस जो है वो कंजर्व होते हैं। मतलब क्या है कि अगर जैसे जैसे मोमेंटम वाला केस था कि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व होता है, तो ये उसी तरह से, और जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी ये बात की थी कि चार्जेस हमारे पास कंजर्व होते हैं, राइट। सो कंजर्व होने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम के अंदर इनिशियली जो है वो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये 10 पॉजिटिव चार्ज है 10 नेगेटिव चार्ज है, तो वो 10 के 10 ही रहेंगे। सही, अब चाहे वो उनकी शेयरिंग किसी डिफरेंट तरीके से हो, बट उस टोटल सिस्टम के अंदर 10 के 10 रहेंगे, राइट। सो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ये आगे ना यूज होगा कैलकुलेशन के अंदर। सही, आपको कोई बॉडी दी हुई होगी, उस बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहे होंगे। सो जो टोटल चार्ज होंगे वो सेम रहेंगे, वो डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, राइट। मतलब लेट से हमारे पास जो है टोटल चार्ज स्टोर, हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक छोटी बॉडी एक बड़ी बॉडी, राइट। और हमारे पास इसमें जो टोटल चार्ज स्टोर है, लेट से इनिशियली ये अनचार्ज है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये अनचार्ज है। सही है। और ये इस पे जो है ना चार्ज क्यू स्टोर है, राइट, चार्ज, और इस पे क्यू चार्ज स्टोर है, राइट। अच्छा, अब अभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ इनका। सही है। सो आपको पता है कि भाई इस पे टोटल चार्ज क्यू का है और इस पे जीरो का चार्ज है। सो नेट चार्ज जो हो गया वो आपके पास इस पूरे सिस्टम का वो क्यू हो गया। सही है। समहाउ समहाउ आपने कुछ चार्ज बड़ी वाली बॉडी से छोटी वाली बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, राइट। सो आफ्टर द इंटरेक्शन जो हमारे पास अब चार्ज होने लगे, सही, हम क्या करते हैं एक स्फीयर को करीब लाते हैं, इतना करीब लाते हैं कि वो दूसरे स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो जाता है, स्पार्क होता है और फिर चार्ज ट्रांसफर होता है। इस तरह से होता है, राइट। सो समहाउ चार्ज ट्रांसफर हो गए। सही है। अब जब चार्ज ट्रांसफर हुए तो हमारे पास लेट से कि भाई क्यू चार्ज है ना वो ट्रांसफर हो। सही है। ये हमारे पास बड़ी बॉडी थी, कॉपी और पेस्ट। सही, ये हमारे पास बड़ी बॉडी थी और छोटी बॉडी थी। सही है। इसमें से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे ट्रेवल कर गए, राइट। सो अब यहाँ पे कितना बचेगा, कैपिटल क्यू में से यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएंगे। सही है। प्लस इस पे कैपिटल क्यू चार्ज हो जाएंगे, तो स्टिल नेट चार्ज जो होगा वो आपके पास क्यू ही रह जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई, समझ रहे हैं ना। जी सर। सो हमारे पास ये हो गया तीसरा लॉ। सही है। हमने कहा कि भाई चार्जेस आर कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। सही है। अच्छा, चौथी चीज कि हमारे पास जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं तो चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। सही है। चार्जेस कैन नेवर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसफर। सही हो गया। ये हमारे पास है। इसके अंदर से तीसरा लॉ इंपॉर्टेंट है, पहला और बाकी तीन लॉ सिर्फ नाम रखने के लिए जो है, याद याद रखने के लिए, ये नॉलेज के लिए चला सकते हो आप। सही है। अच्छा जनाब, सो हमने ये बात कर ली चार्जेस से रिलेटेड। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास जो है
जो चार्ज का यूनिट है वो 1 कूलम, जो वो कूलम है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं ये सारी ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट हैं, इसके अंदर बहुत थोड़ी थोड़ी ए लेवल्स के अंदर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं ए लेवल्स में लेके आ रहा हूँ। सही है। हाउ मेनी चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, राइट। यानी मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो है, मुझे 1 कूलम ऑफ चार्ज मुझे बनाना है, सही है। एंड आई नो दैट द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज stored on any body is 1.6 exponent negative 19, right? So how many of these charges are required in order to make up 1 coulomb of charge, right? So हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास we have 1.602 exponent negative 19 is one charge, right? Is one charge. तो अगर मैं आपसे बोलूं how many of charges will be there to make 1 coulomb of charge, सही है। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आता है। 1/1.0 1.602 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 विल बी इक्वल टू n चार्जेस। तो आपके पास आ जाएगा 6.25 एक्सपोनेंट 18, राइट। सो इसका मतलब है कि आपको चार्ज, राइट। तो आपको इतनी अमाउंट में चार्ज रिक्वायर्ड होगा टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब लाइक अब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, ये इतना जो भी आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। सही। सो आपको एक बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या एक बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेक अप 1 कूलम ऑफ चार्ज, राइट। इधर पॉजिटिव या नेगेटिव वो बात की बात है, राइट। अगर तुम एक बॉडी में डाल रहे हो इतने इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिवली चार्ज रहेगी, निकाल रहे हो तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, राइट। गेटिंग? समझ रहे भाई? जी सर। अच्छा जनाब, अब जिस तरह से हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ मास जो है वो अट्रैक्शन क्रिएट करती है, राइट। कि जहां पे भी मास होगा वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, राइट। सिमिलरली जहां पे भी हमारे पास चार्ज होगा ना वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, राइट। अब यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा ए लेवल्स का पोर्शन आ रहा है, सही है। तो अच्छा, और हमने हमने ये क्यों बोला क्योंकि हमने इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया कि भाई ओके, व्हेन टू बॉडीज आर चार्ज सो दे कैन ईदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, राइट। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास existence of charge causes the force on other charged body, राइट। इसका जो इफेक्ट होगा ना, इसकी जो फोर्स होगी वो सिर्फ दूसरी चार्ज बॉडी एक्सपीरियंस कर सकती है, वो इसके अलावा जो है वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकती, राइट। मतलब एक चार्ज और एक मास हो तो वो दोनों एक दूसरे को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, राइट। ऑल्दो मास जो है वो अपनी ग्रेविटेशन फील्ड तो चार्ज पे लगाएगा क्योंकि चार्ज का अपना भी कोई ना कोई मास होता है, बट चार्ज जो है वो मास पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाएगा अनटिल अनलेस जो मास है वो चार्ज हो जाए। मतलब यानी अगर मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी मेरे पास चार्ज है, सही है। और यहाँ पे मेरे पास एक और बॉडी है, मेरे पास अनचार्ज है, सही है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो दोनों के अंदर होगी, राइट, क्योंकि दोनों मासेस भी हैं, क्योंकि इफ अ बॉडी इज चार्ज सो इट इट शुड बी मास, राइट इटसेल्फ। सो दोनों के अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी, लेकिन चूंकि चार्ज एक बॉडी और दूसरी नहीं है तो इस वजह से दूसरी वाली बॉडी पे
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, राइट। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई ये जो चार्ज एक्सपीरियंस होती है ये किस तरह से एक्सपीरियंस होती है। तो अब इसको जो है ना वो हम न्यूटन थर्ड लॉ से देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी, एक हमारे पास यार एक हमारे पास चार्ज बॉडी है, सही है। और एक हमने जो है ना एक हमने एक और चार्ज ले लिया उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कि चार्ज बॉडी का इफेक्ट किस तरह से हो रहा है, तो एक छोटा चार्ज है। तो इसके जो बीच का डिस्टेंस है, जब हम उसको इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से जो फोर्स होगी वो कम होनी चाहिए, और जब हम उसको डिक्रीज करेंगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, राइट। और हमारे पास एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ अगर मैं इन दोनों में से किसी का भी चार्ज बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल जो फोर्स होगी वो बढ़ जाएगी, राइट। न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये मैं पूरी चीज़ जो है वो ग्रेविटेशन के अंदर हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, राइट। सो अब इसी चीज़ को ना कूलम, हमारे पास एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, पता नहीं इतना बड़ा सा नाम था उनका, तो खैर मुझे कूलम याद है। तो उन्होंने जो है ना उसको उसकी इस चीज़ पे काम किया, और फिर जो है ना उन्होंने अपना एक लॉ निकाला, और वो कूलम्स लॉ ये कहता है। कूलम्स लॉ ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ electrostatic force, it can either be attraction or repulsion force between the two point charges are directly directly proportional to is directly proportional to the product of two point charges, सही है, and inversely proportional to the square of their separation, their separation, right। अच्छा जनाब। अब हमारे पास जिस तरह से हमने पिछले वाली लॉ के अंदर लिखा था, यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेविटेशन के अंदर लिखा था, यहाँ पे भी हमारे पास सेम सीन है, सही है। और हमने कहा था पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दो पॉइंट चार्जेस में, और उनके बीच की जो सेपरेशन है वो इन्वर्सली यानी स्क्वायर का रिलेशन, राइट। अब ये बिल्कुल सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, राइट। और अगर आप इससे फोर्स निकालो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कह दो या Q1 Q2 कह दो, सही है, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। एंड हमारे पास जो है अगर हम फोर्स के बजाय अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटा के इक्वालिटी लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा Q ओवर आर स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। और जो के की वैल्यू हमारे पास है, के जो हमारे पास है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, राइट। इट हैज अ वैल्यू ऑफ 8.99 एक्सपोनेंट 9, राइट। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, राइट। ये इसका यूनिट हो गया, सही हो गया।
अच्छा, बट दिस के इज एक्चुअली मीडियम डिपेंडेंट। अगर तुम्हारा मीडियम चेंज होगा तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट? सो दिस के इज मीडियम डिपेंडेंट, राइट? यानी यानी अगर तो मेरे पास अभी ये जो काम किया है ना मैंने, ये फ्री स्पेस के लिए, ये फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस, सही है। फ्री स्पेस से क्या मतलब है? वैक्यूम तुम कह सकते हो, वैक्यूम, राइट? और अगर तुम वैक्यूम को हटा के एयर ले आओ, वाटर ले आओ, कोई भी टेफ्लॉन ले आओ, कोई भी सिलिकॉन ले आओ, कोई भी अपने हिसाब से कोई भी मटेरियल ले आओ, तो उसके हिसाब से के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट? सो बेसिकली के इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, राइट? और अगर तुम इसका रिलेशन बनाओ मीडियम के साथ, तो तुम्हें ये रिलेशन मिलेगा, के इज एक्चुअली इक्वल टू 1/4 पाई विच इज अ कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट, राइट? सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री स्पेस, तो ये हमारे पास जो है ना, इसको हम जो कहते हैं ना, इसको हम एप्सिलॉन या एप्सिलॉन पढ़ते हैं, जो भी पढ़ना है पढ़ो, सही है। और ये हमारे पास होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सही है, फ्री स्पेस, सही। सो अब ये हमारे पास जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है, क्योंकि हमने ये काम किया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो के आया, हमने उस के की वैल्यू यहाँ पे ले ली, राइट? खैर, अगर तो हम कोई और मीडियम ले रहे हैं तो उसके हिसाब से ये परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वो सब जो है ना वो उस हिसाब से चेंज होती है, राइट? सो और ये जो परमिटिविटी, ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, ये हमारे पास होती है, ये आपको पेपर में गिवन होगी, राइट? दोनों वैल्यू पेपर में गिवन होगी, सही है। तो ये आपके पास होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12, राइट? अब तुम देख लो 9 और -12 जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास वही बन जाएगा, सही हो गया। अच्छा तो यहाँ तक हमने एक बात कर ली। अगर तो आप इस के की वैल्यू को देखो, तो हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जो के की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है परमिटिविटी पे, सही है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे, सही है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेसिकली, मतलब हम फ्री स्पेस की बात करें, अब ये परमिटिविटी होती क्या है वैसे? अगर आप इसका रिलेशन जानना चाहो ना दूसरी परमिटिविटीज के साथ, तो आपके पास होती है permittivity is equals to permittivity of free space times the relative permittivity, right? तो इससे आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हो, राइट? तो खैर सो ये हमारे पास जो है परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, सही है। ये एब्सोलूट एब्सोलूट ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जो मैंने आपको बता दी, सही है। और ये हमारे पास जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, सही है, रिलेटिव परमिटिविटी, सही है। अब हमारे पास ये जो परमिटिविटी है, ये क्या बताती है हमें, सही है? तो बेसिकली परमिटिविटी हमें ये बताती है कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है आराम से, कितना चार्ज कॉन्सेंट्रेट हो सकता है आराम से, या कितना जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो जिसके अंदर चार्जेस हैं, वो कितना एक दूसरे को परमिट कर रहे हैं इंटरेक्ट करने पे, राइट? ये हमें जो है परमिटिविटी बताती है, राइट? सो
परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट बता दिया कि हमारे पास परमिटिविटी क्या होती है कि जिस मीडियम के अंदर आप हो, सही है, ये बेसिकली उस मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड या उस मीडियम के चार्ज इंटरेक्शन को की एबिलिटी को बताती है, राइट। सो ये परमिटिविटी होती है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सबसे कम है, यानी उसके अंदर जो चार्ज की इंटरेक्शन की एबिलिटी है वो सबसे कम है, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट था, राइट। तो अब हमारे पास आपके पास दो फार्मूला बन गए, सही। एक फार्मूला आपके पास के की फॉर्म में बना, अगर आप के की फॉर्म के बजाय ये वाला फार्मूला लेना चाहो, क्यू क्यू ओवर ओवर 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो भी आपके पास ये फार्मूला एक्सेप्टेबल है, राइट। सो यहाँ पे या बस ये 4 पाई और के क्यू क्यू ये सब चीजें समझ में रखना, मतलब समझ के रखना, सही है। अच्छा जनाब, ये हमने समझ लिया। और यहाँ पे एक और चीज भी आप समझ लो कि ये जो हमारे पास एक चार्ज था बड़ा और एक छोटा चार्ज था, तो हम जो है ना इस चार्ज को एक नाम देते हैं, हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, सही है। और हम इसको कहते हैं सोर्स चार्ज, सही। जैसे हमारे पास टेस्ट मास और सोर्स मास था, बेसिकली काम क्या होता है उनके। टेस्ट चार्ज आपको ये टेस्ट चार्ज जब आपको सोर्स चार्ज की फील्ड और फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए होता है, वो आपको वो बता रहा होता है, राइट। कि फील्ड और फोर्स किस तरह से वेरी हो रही है, मेजर किस तरह से होंगी, वगैरह वगैरह, राइट। और सोर्स चार्ज बेसिकली जो है ना जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है, right? अच्छा, अब टेस्ट चार्ज में पढ़ रहे थे कि हमारे चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, सही है। और हमारे पास जो है दोनों से इफेक्ट अलग अलग आएंगे, क्योंकि दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। अगर आप लाइक चार्जेस लोगे तो उसका इफेक्ट अलग आएगा, रिपल्जन आएगा। अनलाइक चार्जेस लोगे तो अट्रैक्शन आएगा। तो हमने स्टैंडर्ड बनाया है कि जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो हमेशा पॉजिटिव इन नेचर होगा, राइट। तो हमारे पास पॉजिटिव इन नेचर, सही है। अगर तो वो इसके अलावा कोई चार्ज वो ले रहे, तो फिर वो आपको मेंशन करेंगे। अगर तो उसने कहा हुआ है जस्ट अ चार्ज, तो फिर आप उससे पॉजिटिव मानोगे, या हम उससे पॉजिटिव लेके काम करते हैं। वरना हमारे पास जो नॉर्मली जो चार्ज वो आपको नाम बता देगा, राइट। सो मतलब यानी अगर तो आप बुक्स के अंदर रीड कर रहे हो, उसके अंदर कहीं कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट चार्ज आ रहा है, तो फिर आपको इससे पॉजिटिव मानना है, राइट। और अगर तो आप जो है वो कोई कोई फील्ड के अराउंड कोई भी चार्ज रखा हुआ है, तो उसने उसकी वैल्यू दी हुई है, देन फिर टेस्ट चार्ज मानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जब कर रहे होगे पेपर के अंदर, तो वहां पे टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मानने की जरूरत नहीं है, वो मेंशन करेगा, राइट। तो उसी हिसाब से लेना, क्लियर। तो खैर हमारे पास जो है ये तो हमारे पास हो गए कूलम लॉ। और हमने ये चीजें भी देख ली कि हमारे पास फोर्सेस और टेस्ट चार्जेस और सोर्स चार्जेस हमारे पास क्या है, सही है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आगे से देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये कहते हैं कि भाई इट इज बेसिकली रीजन ऑफ स्पेस वेयर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज experiences experiences of force, सही है। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। अच्छा, why am I writing the word positive charge या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका क्या मतलब है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बेसिकली जो एक चार्ज हमारे पास सोर्स चार्ज होता है, जिसकी वजह से फील्ड होती है, जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होती है, राइट।
और टेस्ट चार्ज जो होता है वो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए होता है कि फील्ड किस तरह से लग रही है, फोर्स किस तरह से एक्सपीरियंस हो रही है, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज का काम है। और हमने टेस्ट चार्ज के लिए स्टैंडर्ड ये बना हुआ है कि दैट टेस्ट चार्ज शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो हमने ये इसका स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। सो अब हमने कहा कि भाई हमारे पास एक ऐसा रीजन की जिसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। अब ये रीजन दिखता कैसे है, तो उसको भी जरा बनाने की कोशिश करते हैं। कि हमारे पास लेट से एक अदद चार्ज, सही है। सो अब इस चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपको पता है दो तरह की हो सकती है। सही है, एक तो ये हो गई, एक हमारे पास हो जाएगी, ये हो जाएगी। और कुछ फील्ड लाइन और बना लेते हैं, एक हमारे पास ये हो जाएगी, सही है। और एक हम ये बना लेते हैं, सही है। सो ये कुछ जो है ना हमारे पास कुछ फील्ड लाइंस मैंने बना दी है, सही है। अच्छा, अब इसका सीन ये है कि अगर मैं इस पे डायरेक्शन मार्क करूं, सो मेरे पास डिपेंड करेगा कि भाई चार्ज कौन सा है। अब तुम्हारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन आउटवर्ड्स होंगी, सही है। और अगर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, अगर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन इनवर्ड होंगी, राइट। अगर तो तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन इनवर्ड होंगी। तो एक तो तुम्हें ये चीज पता है। अब ये चीज जो है ना वो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक बनेगी। फील्ड लाइन ऑल्दो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बनाने का मकसद ये है कि तुम्हें इसका एरर वेक्टर समझ में आनी चाहिए, सही है। तो वो आगे जाके जो है ना रिलेट भी होंगे। क्या मतलब है उसका मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। सही है। सो खैर ये हमारे पास जो है ना वो फील्ड लाइन हो गई। अगर जो तुम्हारे पास दोनों चार्जेस कंबाइन आ रहे हैं तो फील्ड लाइन जो है वो तुम्हें कुछ इस तरह से दिखने वाली है। मतलब अगर तुम दोनों चार्जेस को करीब करीब रख रहे हो और तो फील्ड लाइन जो है वो तुम्हें कुछ सम वॉट ऐसी मिलेंगी, सही है। और ये आपस में ज्वाइन कर दो, सही है। और अच्छा, अब जब आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना ली, सही है। सो थोड़ा सा इसको, इन दोनों लाइनों को मिटाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिली है किस केस के अंदर, कि जब आपके पास एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव, राइट। और इस केस के अंदर क्या होगा कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव होंगी, राइट। अच्छा, ये प्लीज याद रखना कि ये मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, बल्कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये वेक्टर्स जब ये कुछ क्वेश्चन आएंगे तो इसके क्वेश्चन में तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, सही है। इससे बेसिकली जब आप तुम इसको इसको देख के डायग्राम को यूज करोगे और डायग्राम बनाओगे इसकी, तो डायग्राम में ना काफी हेल्प रहेगी, सही है। ये होने चाहिए इनवर्ट, मैंने आउटवर्ड गलती से बना दिए। तो ये हो गया, ओके। अच्छा जनाब, अगर तो तुम्हारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं तो उसके अंदर तुम्हारे पास रिपल्शन होगी, सही है। अच्छा, स्टिल रिपल्शन का मतलब क्या है वो भी मैंने थोड़ी देर में समझाना है, थोड़ी देर दे दो बस। तो अगर तुम्हारे पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो तुम्हारे पास इस तरह से रिपेल कर रहे होंगे, सही है। और अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारे अब ये दोनों सेम चार्ज है, सेम चार्ज में तुम इसके पॉजिटिव पॉजिटिव कह दो या नेगेटिव नेगेटिव कह दो, तुम्हारी मर्जी, डायरेक्शन तुम उस हिसाब से बनाओगे, सही है।
अब एक के अंदर बीच वाले पोर्शन के अंदर फील्ड आ रही है, दूसरे के अंदर बीच वाले वो पोर्शन के अंदर फील्ड नहीं आ रही, मतलब जहाँ पे सेम चार्ज है वहाँ पे बीच वाले पोर्शन के अंदर, यानी जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर कोई फील्ड नहीं आ रही, राइट। सो इसमें फील्ड ना आने का एक एक मकसद है, और वो जो है वो तुम आगे जाके जो जब ग्राफ आएंगे तो उसमें जाके एक्सप्लोर करोगे ये क्या मकसद है। खैर, तो हमारे पास जो ये फील्ड है, ये रीजन है कि जिसके अंदर अगर आपके पास कोई भी आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। अच्छा, अगर तुम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करो, सो कुछ प्रॉपर्टीज हमने ग्रेविटेशन के अंदर लिखी थी, तकरीबन उसी जैसी, सही है। और वो ये कि एक तो हमारे पास है फील्ड लाइंस और रेडियल, राइट। फील्ड लाइंस और रेडियल एक चीज, सही है। फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, सही है। ये दो हमारे पास जो है ना सिमिलैरिटीज हैं विद द ग्रेविटेशन फील्ड लाइन, राइट। एंड दो हमारे पास जो है डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो ये है कि दे कैन बी इनवर्ड और आउटवर्ड एट द सेम टाइम, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दे कैन बी इनवर्ड और आउटवर्ड, राइट। एक चीज हो गई। एंड दूसरी चीज, फील्ड लाइन आर नॉट इनसाइड द इनसाइड द चार्ज स्फीयर। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होती है, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सही है। यानी जो चार्ज स्फीयर तुम्हें दिख रहा है, इस चार्ज स्फीयर से बाहर से फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है, चार्ज स्फीयर के अंदर से स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट नहीं हो रही, चार्ज स्फीयर के बाहर से स्टार्ट हो रही है, राइट। सो अब आपको मैंने ये बता दिया कि दीज आर द टू सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज किसके साथ, विद ग्रेविटेशनल फील्ड, सही है। एंड दीज आर द टू डिफरेंस विद द ग्रेविटेशनल फील्ड, सही है। ग्रेविटेशनल फील्ड सही हो गया। सो बाकी नॉट इंटरसेक्ट ईच द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन, ये सेपरेशन बिटवीन द लाइंस शो द वीकनेस ऑफ द फील्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, वो कॉमन है, वो हर किसी में चलेगी, जहाँ पे भी फील्ड लाइन होगी वहाँ पे वो चीज़ चल जाएगी, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है और ये सब चीज़ें क्या होती हैं उसको समझते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला वगैरह अगर हम समझें, तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट। सो अगर हम यूज करें कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to force per unit positive charge, right? So this force is basically the electrostatic force, electrostatic force, and Q is actually the charge, the test charge actually, the test charge, सही हो गया। सो क्यू इज द टेस्ट चार्ज। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम पहले काम कर चुके हैं और पहले समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आती है, राइट। और हमने उसका फार्मूला डिराइव किया था कि हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हमने उसका फार्मूला डिराइव किया था कि के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, राइट। ये हमने इसका फार्मूला डिराइव किया था। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका फार्मूला रखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू। सो क्यू एंड क्यू गोज ऑफ, सो हमारे पास बच जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, राइट।
अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पे डिपेंड कर रही है। सो इसका जो ये जो क्वांटिटी होने वाली है, वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। हमने ये बात कर ली। अच्छा जी, एक बात हो गई। दूसरी बात, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डायरेक्शन अफेक्ट करेगी, राइट। कुछ भी करके डायरेक्शन अफेक्ट करेगी, जो भी हम बात करने लगे डायरेक्शन किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। सही है। और दूसरी चीज, अगर आप इसके यूनिट्स की बात करो, सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम देते हैं न्यूटन पर कूलम, राइट। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया। सही, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला देख लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हम पहले देख के आ चुके हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको अब देख पा रहे हो कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का रिलेशन आ रहा है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, राइट। तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड थी, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आप वही एक्सपेक्ट करोगे कि जिस तरह से ग्रेविटेशन का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, राइट। तो अगर हम इस तरह से बनाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, and we have electric field with respect to distance, सही है। सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम, सही है। और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डिस्टेंस, राइट, इन सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर के अंदर होता है मेरी, सही है। तुम किसी के अंदर भी लो, माइक्रोमीटर ही ले लेते हैं, चलो। अच्छा, अब हमारे पास लेट्स एक चार्ज पार्टिकल है, सही है। और हम उस चार्ज पार्टिकल से ना कुछ डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, सही है, जिस तरह से हमने ग्रेविटेशन फील्ड में काम किया था, सही है। सो हमें ऑब्वियस सी बात है वही सेम इफेक्ट मिलना चाहिए जिस तरह से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मिला था, सही है। और ये हमारे पास चार डिस्टेंस है, इन चारों पे अगर हम काम करेंगे, सो अब सीन ये होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लेट्स से दिस इज द सरफेस, सही है। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन जीरो इनसाइड द सरफेस, राइट, ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर नहीं होती, बाहर बाहर होती है, सही है। क्योंकि हम चार्ज को कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, चार्ज को हम स्प्रेड आउट नहीं मानते। मतलब ये जो, अगर मैंने ये स्फीयर बनाया तो चार्ज इसके बिल्कुल सेंटर में होने वाला है, इसके अलावा कहीं भी नहीं होगा, सही है। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई चार्ज हमारे पास स्प्रेडेड नहीं है, सेंटर के अंदर है सिर्फ और सिर्फ। ओके, अच्छा, अब 1 2, अच्छा, ये 8 पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई दिस इज ई नॉट, सही है। सो यहाँ पे फिर आपके पास सीधी लाइन आ जाएगी, सही हो गया, सीधी लाइन आ गई। अच्छा, अब जब आप 2 2 आर पे जाओगे, सही है। सो आपके पास जो है ना E0/4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इनवर्स स्क्वायर लो है, अगर आप हाफ करोगे तो, अगर आप डबल करोगे सो स्क्वायर के फैक्टर से डिक्रीमेंट आएगा, राइट। और आप ये इक्वेशन लगा के चेक भी कर सकते हो। E1 R1 इज इक्वल टू E2 R2, सही है। आप ये इक्वेशन लगा के चेक भी कर सकते हो, सही है। सो अब इसमें जब हम E1 को E0 रखेंगे और R1 को जस्ट R ले लेंगे, और E2 हमने निकालना है और R2 की जगह हमने 2R रख देंगे, सो 2R² 4R होगा, डिवाइड होगा तो 1/4 बन जाएगा, विच इज 0.25, राइट। सो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ का भी आधा, यानी 2 पे आ जाएगा, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर हम 3R पे काम करें, तो ये अगर हम 3R पे काम करें, राइट। सो अब आपको पता है 3R का मतलब है कि 3R² 9R हो जाएगा, डिवाइड करोगे 9R से तो वो 0.111 रह जाएगा, सही है। सो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल और डिक्रीज होके, और ये चले जाएगा कहीं यहाँ पे कहीं पे, सही है। एंड देन व्हेन यू वर्क फॉर और व्हेन यू वर्क एट 4R,
4 आर, तो आपके पास ये बिल्कुल जो है वो कहाँ गया, ये बिल्कुल यहाँ पे एंड में चला जाएगा, राइट। जीरो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के फैक्टर से डिक्रीज हो रही है, सो जीरो नहीं हो सकता है कभी भी, लाइक दिस। तो ये हमारे पास जो है ना इसकी कुछ इसका कुछ ग्राफ बना, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इन साइड द स्फीयर ग्राफ जो है वो आपके पास ये नहीं होगा। इन साइड द स्फीयर आपके पास जो ग्राफ होगा वो आपके पास जीरो पे होगा, यानी इन साइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होने वाली है, सही है। तो हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन साइड द स्फीयर, ओके। तो ये हमने ये बात हमने समझ ली, सही है। ये तो हमारे पास था एक एक चार्ज की के लिए कहानी, सही है। अगर तो हमारे पास आती है दो चार्ज की कहानी, तो उसमें हमारे पास फट आता है, सही है। सो वो दो चार्ज में क्या मसला है? वो दो चार्ज में मसला ये है कि भाई अगर लेट्स से कि भाई मेरे पास ये ग्राफ है। अच्छा, फिर दो चार्जेस के ना सिनेरियोज अलग अलग होते हैं, कि अगर आपके पास सेम चार्ज है या आपके पास ऑपोजिट चार्ज है, सही है। तो लेट्स कंसिडर द सेम चार्ज फर्स्ट, सही है। और सेम चार्ज का मतलब है कि ये वाली डायग्राम हम उठा लेते हैं, और इसको अगर हम कॉपी पेस्ट करें, कॉपी एंड पेस्ट इधर कर देते हैं, सही है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास सेम चार्ज है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर आपके पास जीरो होनी चाहिए। अगर मैं दोनों के अलग अलग चार्ज, दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाऊं, फिर उनका एक रिजल्टेंट ड्रॉ करूं, तो उससे समझ लें, सही है। तो हमें पता है कि भाई हमारे पास पहले के लिए जो है वो बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा जिस तरह से हमने ऊपर बनाया, सही है। सरफेस यहाँ पे, सरफेस से ऊपर जाएगा 1 2 3, या ऐसे ही दे देते हैं, सही है। लेट्स से कि यहाँ तक जा रहा है, सही है। और फिर ये डिक्रीज होता हुआ इस तरह से चला जाएगा, राइट। ये थोड़ा सा इसको और तेज से डिक्रीज कर देते हैं, सही है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब दूसरा जो चार्ज है, अब ये हमारे पास है कोई भी एक चार्ज, तुम इसको कंसिडर कर सकते हो। मैं अभी इंडिविजुअल ग्राफ बना रहा हूँ, सही है। इनसाइड द फिर हमारे पास जीरो है, सही है। अच्छा, अब जब दूसरे चार्ज के लिए मैं बनाऊंगा, तो दूसरे चार्ज के लिए मैं क्या करूंगा? लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ द अनदर चार्ज, सही है। सो इनसाइड द स्फीयर तो कांस्टेंट रहेगा, आउटसाइड द स्फीयर इंक्रीज होगा, राइट। एंड थोड़ा सा लाइक दिस, राइट। सो ये मेरे पास जो है बन गया नेगेटिव दूसरे चार्ज के लिए, सही है। एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। अब क्योंकि डायरेक्शन मैटर करी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मसला आएगा, सही। इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में, राइट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें, राइट। दोनों के एरो सेम होनी चाहिए, मान लेते हैं कि अभी फिलहाल के लिए कि दोनों सेम चार्जेस के। सो अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही टूवर्ड ईच अदर है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, राइट। अगर तो मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, तो वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनेगी? इन दोनों के बीच में कहीं भी बन रही होगी, राइट। सो ये स्टार्ट होगी, लेट से थोड़ा सा कहीं से ऊपर से स्टार्ट हो जाएगी, और नहीं, ऊपर से नहीं, नीचे से स्टार्ट होनी चाहिए, सॉरी। तो लेट से ये कहीं यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और ये यूं चलेगी, लाइक दिस, ओके। तो ये जो पर्पल से जो लाइन बनाई है, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्जेस, राइट।
सो और ये इंडिविजुअल जो है वो डार्क ग्रीन से इंडिविजुअल बनी हुई है, और वो ये रिजल्टेंट है, सही है। सो दिस इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सही हो गया। तो ये मेरे पास जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा, अब जो है ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है बीच में, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो है ना जीरो है, सही है। सो ये पॉइंट आपको ये बताएगा कि आपके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है जब इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, जीरो हो जाएगी, राइट। सो हमें ये पॉइंट पता चल गया, यानी इस केस के अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये सही है। तो बेसिकली कहानी कुछ इस तरह से कि हमने जो है ना ये जो पूरा डिस्टेंस है ये वाला, हमने इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे लेट से एक चार्ज रखा होगा, चार्ज क्यू, राइट। ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब जब हम इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो उसकी वजह से हमें इसके ऊपर दोनों के इफेक्ट का मालूम होगा, राइट। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट बी, सही है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब ये है कि भाई दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम टाइप के हैं, राइट। और दोनों की फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से कैंसिल आउट होकर किसी एक कोई एक जीरो पॉइंट आ रहा है। अगर दोनों की फील्ड जो है वो दोनों के चार्जेस ऑपोजिट होते और फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती, तो फिर आपके पास कभी भी इस तरह का रीजन नहीं आता। सही, ये तो हमारे पास हो गया एक टाइप का ग्राफ। अच्छा, और इसमें हमने कहा कि भाई दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एंड दिस इज द डिस्टेंस, राइट। अच्छा, अगर तो मेरे पास दूसरे केस का ग्राफ आ जाए, सही है, कि जिसके अंदर मुझे, लेट्स से मैं इसी को कॉपी पेस्ट अगर करूँ, सही है, कॉपी एंड पेस्ट, सही है। और ये बेसिकली सिनेरियो है कि जब मेरे पास जो है दो डिफरेंट चार्जेस है, राइट, यानी फील्ड दोनों की सेम है और चार्जेस दोनों के डिफरेंट है, कॉपी एंड पेस्ट। तो पेस्ट, ओके। सो अब यहाँ पे सीन ये है कि अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हो किसी भी एक पॉइंट पे, लेट्स से आपने टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पे, सही है। सो ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ से ये रिपेल होगा और यहाँ से ये अट्रैक्ट होगा, सही है। और रिपल्जन थोड़ी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी, सही है, क्योंकि वो दूर है। और फिर जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और रिपल्जन कम होगी, सही है। सो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर होगा, सही है। सो अगर हम इसके बिहेवियर उत्तरी, अच्छा ओके, अगर हम उसके बिहेवियर को ड्रॉ करें, ये वाला कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, इसको चेंज करते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, अब दूसरा वाला ग्राफ भी ऊपर ही बन जाएगा, क्योंकि वो भी हमारे पास, अगर आप फील्ड की डायरेक्शन को देखो, तो फील्ड आपके पास एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो दूसरे वाले का ग्राफ भी ऊपर बन जाएगा, राइट। और आपके पास ये आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा, सही। और फिर अब आप जो है जब आप इसको ये करोगे, सही, लाइक दिस, थोड़ा सा ये जो है और आगे की तरफ से आएगा, कम और, सही है, ये आ रहा है, अल्लाह अकबर, सही। सो अब जब आप इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ इनके नीचे आएगा, बट जीरो को स्टिल टच नहीं करेगा। थोड़ा सा इनको दोनों को ऊपर करते हैं, सही है, लाइक दिस, सही है। अब जब आप इनका रिजल्टेंट बनाओगे, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो इनके नीचे से तो स्टार्ट होगा,
मिनिमम पॉइंट आएगा बट वो वापसी ऊपर चले जाएगा, राइट। कभी भी जीरो को टच नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप फी लाइन देखो तो फी लाइन कहीं पे भी डिसकनेक्टेड नहीं है, हर जगह पे कनेक्टेड है। हाँ, आपके पास फी लाइन मिनिमम आ रही बट जीरो नहीं आ रही, क्लियर। अच्छा, और फिर ये जो आपके पास सेकंड वाला सिनेरियो था, इसको देख के आप एक काम भी कर सकते हो कि आपको पता है कि भाई रिजल्टेंट फील्ड, ये वहां पे भी हमने किया था, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। ई रिजल्टेंट इज एक्चुअली इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी ई ड्यू टू चार्ज वन प्लस ई ड्यू टू चार्ज टू, राइट। अब अगर आपके पास दोनों सेम चार्जेस हैं, सही है, सेम चार्जेस, सही है, सो आपके पास जो फील्ड होगी उसमें नेगेटिव साइन एक एक नए खुद ही वो खुद आना चाहिए, जो कि आपको ये रेफर करेगा कि एक फील्ड जो है वो दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। और अगर हम बात करें कि भाई जो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट की बात करें कि जहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, राइट। अब वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेंटर में वो किसी एक तरफ को भी शिफ्टेड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द चार्ज, राइट, या चार्ज स्टोर ऑन ए स्फीयर। और आपको पता है कि के Q1 ओवर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 ओवर R2 स्क्वायर, राइट। सो के से Q कैंसिल हो जाएगा, एंड Q1 ओवर Q2, तो के Q1 Q2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर, राइट। सो ये रिलेशन भी जो है ना कभी कभार वो टेस्ट करते हैं, और आपसे बोल देते हैं कि भाई चार्ज का रेशियो बता दो, राइट, या आपसे बोल देते हैं कि भाई जो है ना कोई एक चार्ज गिवन होगा, चार्ज निकाल दो, राइट। सो ये रिलेशन बहुत दफ़ा आपके पास यूज होगा, सही है, तो इसको ध्यान में रखना, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सही है। अच्छा, अब यहाँ तक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फॉर नाउ कंप्लीट कर ली, सही है। ये ग्राफ थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, बट ये थोड़ा सा सही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास यहाँ तक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सही है। अब इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ओवर करना है। सो इंशाल्लाह उस क्लास में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ओवर करेंगे, और ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। So, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, और फिर उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है, सही है।